अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और इन्हीं को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूलाए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूलाए हमने थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। जो इक्विलिब्रियम की थ्योरी हमने स्टडी की थी उसमें हमने कुछ फार्मूलाए भी डिस्कस किए थे विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। वो फार्मूला यहाँ पे मौजूद है। इन फार्मूलाए की मदद से हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूलाए। यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला जो मैंने मेंशन किया वो टॉर्क का फार्मूला है। टॉर्क का फार्मूला जैसे कि मैंने बताया था कि टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इनटू डी होता है। इसके अलावा यहाँ पे दो कंडीशंस दी हुई हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू जीरो, यानी जितने भी फोर्सेज हैं अगर हम उनका सम निकाल लें, वेक्टर सम निकालें, तो वो सब किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। और सेकेंड कंडीशन कहती है कि जितने भी टॉर्क्स हैं उन सबका सम अगर हम कर लें तो वो वेक्टर सम कर लें तो वो भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये हो गए फार्मूला है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 बहुत सिंपल है, टॉर्क के फॉर्मूले से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल लिखा हुआ है, अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। 25 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर। तो यहाँ पर हमने डाटा में 25 न्यूटन की फोर्स को एक्ट से इंडिकेट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया। इफ मूवमेंट आर्म इज 2 मीटर, मूवमेंट आर्म यहाँ पे दे दिया गया है 2 मीटर, इसको हम डी से शो करेंगे। और आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पे टॉर्क को हमने रिक्वायर्ड में मेंशन किया। अब टॉर्क मालूम करना है, मूवमेंट आर्म और फोर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस लिहाज से, इस सिचुएशन के लिहाज से हम टॉ इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। टॉ एज इट इज आ गया, एफ की वैल्यू 25 है, डी की वैल्यू 2 दी हुई है। अब यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 50। और टॉ यानी टॉर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, तो वो यूनिट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद अब इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में हमने मेंशन किया द वैल्यू ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी इज 50 न्यूटन मीटर। दिस इज सॉल्व्ड। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम। In problem number 2 it is written a force is applied perpendicularly on a door। फोर्स अप्लाई की जा रही है डोर पर जो कि परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, यानी इस तरह से एक्ट कर रही है कि वो डोर के साथ 90 डिग्री बना रही है। 4 मीटर वाइड विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन मीटर टू ओपन इट। अब 4 मीटर वाइड ये डोर का मूवमेंट आर्म दिया हुआ है। तो मूवमेंट आर्म हमने यहाँ से डी से इसको मेंशन किया और 4 मीटर मेंशन कर दिया गिवन में। आगे लिखा हुआ था 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क अप्लाई होगा जबकि ये ओपन होगा। तो वहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू थी ये भी गिवन थी, ये भी हमने 120 न्यूटन मीटर मेंशन कर दिया गिवन में। आगे लिखा हुआ है व्हाट विल बी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स हमें मालूम करनी है, तो फोर्स रिक्वायर्ड है, तो फोर्स को यहाँ पर हम एफ से शो करेंगे। इसके बाद अब फोर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला सेम यूज़ करेंगे टॉर्क का। टॉ इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो टॉ की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 120, वो पुट कर दी। एफ हमें मालूम करना है, डी की वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई है। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड होगा 120 से। 120 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 को डिवाइड कर दिया 120 से, तो यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको कैंसिल किया, तो जब कैंसिल किया तो यह आ गया 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई जो कि परपेंडिकुलरली अप्लाई होगी, जिससे डोर ओपन होगा और वहाँ पर टॉर्क 120 न्यूटन मीटर होगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट मेंशन कर दिया। तो हमने क्वेश्चन से ही मेंशन किया द मिनिमम फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर इज 30 न्यूटन। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3 रीड करते हैं हम। लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ द कपल ऑफ 10 न्यूटन। मूवमेंट ऑफ द कपल हमें मालूम करना है। मूवमेंट ऑफ द कपल क्या होता है ये भी मैं बताती हूँ। ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन की फोर्स हमें दी हुई है, तो ये हमने गिवन में मेंशन कर दी। आगे लिखा हुआ है एक्टिंग एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ अ रॉड 5 मीटर लॉन्ग। एक रॉड दी हुई है जिसकी लेंथ 5 मीटर है। ये आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर मौजूद है। इसमें ये एक रॉड है, इसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर है। तो उस पर 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। तो जो 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है वो इन अ कपल एक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ से भी 10 न्यूटन है और इस तरफ से भी 10 न्यूटन है। आगे लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर प्रॉब्लम 6.1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फिगर दी हुई है 6.1, तो यहाँ पर ये मेंशन कर दी गई है। इसके बाद लिखा हुआ है हाउ कैन दिस कपल बी बैलेंस्ड। हम इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे। यहाँ पर अब
क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई की जा रही है, ये एक रॉड मौजूद है, ये इसका मूवमेंट आर्म है, आप इसको कपल आर्म भी कह सकते हैं। दो फोर्सेस जब एक साथ अप्लाई होती हैं अपोजिटली, यानी कि एक अगर आप देखें तो अपवर्ड है, दूसरी कहाँ होगी डाउनवर्ड, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये टॉर्क नहीं कहलाता, ये कपल कहलाता है। जैसे टॉर्क को हम मूवमेंट ऑफ अ फोर्स कहते थे, लेकिन क्योंकि ये दो फोर्सेस है तो दो फोर्सेस का पेयर कपल कहला रहा है, तो ये क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ द कपल। तो मूवमेंट ऑफ द कपल हमें मालूम करना है और फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और पूरी जो लेंथ है यहाँ पर वो 5 मीटर है। अब तक हम जब टॉर्क फाइंड कर रहे थे या मूवमेंट ऑफ अ फोर्स फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पर हम मिड पॉइंट से लेके एक्सट्रीमिटी तक का डिस्टेंस ले रहे थे, यानी हम सिर्फ ये वाला गैप ले रहे थे जिसको हम मूवमेंट आर्म कह रहे थे। लेकिन अब हम ये पूरा गैप ले रहे हैं, यानी कि पूरी लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि अब हमें कपल दिया हुआ है। तो हमें मूवमेंट ऑफ द कपल मालूम करना है, तो इसके लिए हमने फोर्स और मूवमेंट आर्म जो हमारे पास 5 मीटर दिया हुआ है, इसको आप कपल आर्म भी लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मूवमेंट ऑफ द कपल इसको हम टॉ से ही शो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से टॉर्क ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये पूरी रोटेशन काउंट कर रहा है कि इसकी पूरी, अगर आप रोटेशन कंसिडर करें कि अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे तो इसकी मूवमेंट किस तरह होगी, तो इस वजह से यहाँ पे इसको टॉ से इंडिकेट कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, अब हमें सॉल्यूशन में फाइंड टॉ करना है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टॉ इज इक्वल्स टू एफ इनटू डी, सेम फॉर्मूला यूज़ किया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट की, फोर्स की वैल्यू 10 थी, मोमेंट आर्म हमारे पास 5 दिया हुआ है, दोनों को पुट किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ गया, 50 न्यूटन मीटर। 50 न्यूटन मीटर ये हमारे पास मोमेंट ऑफ द कपल आ चुका है। अब आगे लिखा होगा, हाउ कैन दिस कपल बी बैलेंस्ड, किस तरह इसको बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज, यहाँ पर एरोज की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो अगर अपवर्ड है इट मीन्स इट विल मूव लाइक दिस, ये कुछ इस तरह मूव करेगा, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो इस कपल को बैलेंस करने के लिए हम इस रॉड को काउंटर क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ एरो आइडेंटिफाई किया कि ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लिया जाता है, इस वजह से टॉर्क को मैंने पॉजिटिव में ही रखा। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो क्लॉकवाइज होता यानी एरोज नीचे होते, ये एरो नीचे होता और ये ऊपर होता, इसका मतलब अगर ये इन फेवर ऑफ क्लॉक होता तो वहाँ पर हम फोर्स को स्टार्ट से ही नेगेटिव में लेते, क्योंकि जो टॉर्क है वो नेगेटिव में आना था, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। अब यहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट मेंशन करेंगे। द मोमेंट ऑफ द कपल ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ रॉड इज 50 न्यूटन मीटर एंड इट इज काउंटर क्लॉकवाइज, इट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन वी हैव टू बैलेंस द कपल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नंबर 4 में हमारे पास दो मासेस दिए हुए हैं जिनको जो कि 10 kg के इक्वल हैं, यानी कि आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं, तो फिगर आपके सामने मौजूद है। इसमें एक पुली दी हुई है और इस पुली से एक रोप अटैच की जा रही है और इस रोप से दो मासेस अटैच किए जा रहे हैं जो कि 10 kg के इक्वल है। दोनों मासेस 10 kg है, इस वजह से यहाँ पे हमने डायरेक्ट मास लिखा और 10 kg मेंशन कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी इक्वल्स टू 10 kg। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, आर सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ एट द 2 एंड्स ऑफ अ रोप विच पासिस ओवर अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। ये आपको फिगर के थ्रू ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास दो मासेस दिए हुए थे 10 kg के, जिन्हें अटैच किया जा रहा है एक रोप से और उसे फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। आगे लिखा है, द पुली इज अटैच्ड टू अ चेन विच गोज टू द सेलिंग एज शोन इन फिगर 6.2। फिगर आपके सामने मौजूद है 6.2, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अब क्या हुआ कि इस पूरी जो रिम थी, रिम से जो स्ट्रिंग पास हो रहा था, जो रोप पास हो रही थी, इस पूरे सिस्टम को अटैच कर दिया गया एक चेन से। आप टॉप पर देख सकते हैं एक चेन ऊपर जा रही है जो रिम से पास हो रही है, रिम से अटैच हो रही है, और इस चेन को हमने सेलिंग यानी कि ऊपर टॉप से कनेक्ट कर दिया। आगे लिखा हुआ है, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप। पहली चीज़ हमें क्या करना है, रोप की टेंशन फाइंड करनी है कि जो रोप मौजूद है यहाँ पे जो दोनों मासेस को हैंग करे हुए है, तो यहाँ पर उसके साथ कितनी टेंशन मौजूद है। तो हमें टेंशन मालूम करनी है रोप में, और दूसरी चीज़ टेंशन मालूम करनी है चेन में। ए पार्ट में रोप की टेंशन, बी पार्ट में चेन की टेंशन मालूम करनी है कि जो
चेन सेलिंग से उसको अटैच कर रही है, यानी छत से उसको अटैच कर रही है, उसकी टेंशन कितनी होगी। टेंशन वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को अपवर्ड खींचती है, या जब एक प्रोड्यूस हो रही होती है जब ऑब्जेक्ट को हैंग किया जाता है वर्टिकली। तो वर्टिकली जब आप उसको हैंग करते हैं या जिस भी तरीके से आप उसको हैंग करते हैं, तो उस वक्त रोप में एक खिंचाव प्रोड्यूस होता है जिसको हम टेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ए और बी पार्ट्स में टेंशन मालूम करनी है, लेकिन एक जगह रोप की और एक जगह चेन की। अब यहाँ पर रोप की जो टेंशन थी वो T1 और T2, T1 T2 मतलब कि फर्स्ट बॉडी के लिए वो टेंशन T1 है, सेकंड बॉडी के लिए वो टेंशन T2 है, लेकिन क्योंकि मासेस बराबर हैं तो यहाँ पर टेंशन भी बराबर प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हम उसको T के इक्वल ले रहे हैं। तो T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T, और यह हमें मालूम करना है। आगे टेंशन इन द चेन, अब ये क्योंकि T1 T2 था तो जो चेन की टेंशन है जो कि दोनों उसको मिलाकर बन रही है उसको हमने T3 लिया। आप चाहें तो अपने मर्जी के सिंबल भी यहाँ पर ले सकते हैं, आप T बार ले सकते हैं, आप इसको T कह सकते थे और इनको T1 और T2 और इसको किसी और सिंबल के इक्वल ले सकते थे। यहाँ पर मुझे ये सूटेबल लगा तो मैं यहाँ पर ये सिंबल्स ले रही हूँ। आगे अब सबसे पहले जो कि हमारे पास गिवन है, एक ही चीज़ हमें दी जा रही है मास। अब इस मास की मदद से हम निकालेंगे वेट। वेट कैसे निकलेगा, यू नो वेरी वेल, द फॉर्मूला फॉर वेट इज W इज इक्वल्स टू mg। इन दिस फॉर्मूला वी विल पुट द वैल्यूज, W will be written as it is, the mass is equals to 10 and G is 9.8, that is acceleration due to gravity। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ पुट की। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब आप 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन सी वेरी वेल इट विल बी 98 न्यूटन। तो 98 न्यूटन का वेट आ गया है जो कि दोनों बॉडीज़ पर अप्लाई हो रहा है, जो कि पुली से हैंग हुई हुई हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल बॉडी का अगर आप कंसिडर करें तो अगर एक बॉडी जिसका मास हम 10 kg ले रहे हैं तो उसका वेट भी 98 न्यूटन है। दूसरी बॉडी जिसका मास 10 kg दिया हुआ है उसका वेट भी 98 न्यूटन ही है। यहाँ पर ये W लिया हुआ है। इसके बाद एज देयर इज नो फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर, दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली हैंग हुए हुए हैं, यानी कि वो वाई एक्सिस पर हैंग हुए हुए हैं। ये आपको अच्छे से मालूम है कि हम वाई एक्सिस को वर्टिकल ले रहे होते हैं और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल ले रहे होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से हैंग हुए हैं, इट मीन्स दैट दे आर हैंग वर्टिकली हैंग हुए हैं। तो ये इसका मतलब इन पे जो फोर्सेस है वो वाई एक्सिस पर है, और एक्स पर अगर हम बात करें तो एक्स पर इनकी फोर्सेस 0 हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं दैट समीशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये भी आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स कंपोनेंट मौजूद है ही नहीं। इसके अलावा अब अगर समीशन एफ वाई की बात करें तो समीशन एफ वाई के वाई एक्सिस पर फोर्सेस मौजूद हैं। तो वाई एक्सिस पर अगर आप चेक करें तो वाई एक्सिस पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। वाई एक्सिस पर अगर आप देखें तो एक होगी अपवर्ड फोर्स और एक होगी डाउनवर्ड फोर्स। अगर हम एक बॉडी कंसिडर करें तो एक होगी उस पर अपवर्ड फोर्स जो उसको अपवर्ड लेके जा रही होगी, जिसको हम टेंशन कह सकते हैं, और एक होगी उसकी डाउनवर्ड फोर्स जो कि वेट होगा जो कि उसको डाउनवर्ड लेके जा रहा होगा। अब यहाँ पर ये एक बॉडी की फोर्स है, यानी W1 फर्स्ट बॉडी को नीचे लेके जा रहा होगा और T1 उसको अपवर्ड लेके जा रही होगी। इसके अलावा बाकी जो आपके पास दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी का वेट भी इसी तरह W2 नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा और T2 उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि अगर हम पूरे सिस्टम पर चेक करें तो क्योंकि एक बॉडी पर 2 फोर्सेज हैं, इसका मतलब पूरे सिस्टम पर वाई एक्सिस पर 4 फोर्सेज हैं। तो वो 4 फोर्सेस कौन कौन सी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहली जो फोर्स है वो T1 और W1 फर्स्ट बॉडी के लिए, और दूसरी फोर्स T2 और W2 सेकंड बॉडी के लिए। अब T1 क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स है फर्स्ट बॉडी की, तो W1 जो है ये डाउनवर्ड फोर्स है फर्स्ट बॉडी की। तो क्योंकि एक फोर्स अपवर्ड है और एक फोर्स डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड फोर्स टेंशन T1 है और डाउनवर्ड फोर्स W1 है। तो जब T1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो W1 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसको हम माइनस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने T1 प्लस में लिया और W1 माइनस में लिया। दूसरी बात, अब दूसरी बॉडी की बात करें तो दूसरी बॉडी के लिए भी यही चीज़ है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर T2 अपवर्ड होगा और W2
डाउनवर्ड होगा। अब क्योंकि इनके डायरेक्शन भी अपोजिट है तो यहाँ पर T2 हमने प्लस में लिया और W2 हमने माइनस में लिया। तो यही वजह है जिसकी वजह से अगर आप कॉम्बिनेशन देखें y एक्सिस पे फोर्सेस का, तो हमने क्या बनाया कि T1 प्लस T2 दोनों के टेंशन्स को ऐड किया और माइनस में लिया हुआ है W1 और W2 को, क्योंकि ये ऑपोजिट हैं टेंशन के। अब ये किसके बराबर है? ये 0 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। तो इस वजह से यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ किया, जो कि मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि फर्स्ट कंडीशन कहती है कि सारी फोर्सेस का सम, अगर वेक्टर है तो वेक्टर सम, कि ये वेक्टर नहीं था, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही थी, तो हमने इसका स्केलर सम लिया और सम लेकर उसको 0 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर T1 और T2, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी थी कि T1 और T2 T के इक्वल है, तो T1 और T2 की जगह दोनों जगह पर T आ गया। W1 और W2 बराबर है W के, W1 और W2 बराबर है W के। क्यों? क्योंकि दोनों का वेट, क्योंकि दोनों के मासेस सेम थे, तो मासेस सेम होने की वजह से दोनों का वेट भी सेम होगा। तो W1 और W2 दोनों बराबर हो गए W के, और W की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 98 न्यूटन। तो यहाँ पर W1 की जगह भी 98 आ गया, W2 की जगह भी 98 आ गया। इसके बाद T और T ऐड किया तो 2T हो गया। 98 और 98 को हमने ऐड किया 196 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। इसके बाद ये -196 यहाँ पर माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड होगा। 196 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो T की वैल्यू आ गई 98 न्यूटन। ये वो टेंशन है जो कि रोप में मौजूद है, जो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को होल्ड आउट कर रही है। इसके बाद अब हम मालूम करेंगे T3। T तो आ चुका है, ठीक है, T आ चुका है जो कि T2 और T1 के इक्वल है, यानी हमारे पास T1 जो फर्स्ट बॉडी की टेंशन है वो भी 98 है, सेकेंड बॉडी की टेंशन वो भी 98 है। तो इसके बाद अब हम मालूम करेंगे T3। T3 कैसे मालूम होगा? दोनों ऑब्जेक्ट की टेंशन को प्लस करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की टेंशन और सेकेंड ऑब्जेक्ट की टेंशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐड किया, फर्स्ट साइड पर क्या था 98 और सेकंड के लिए भी क्या होगा 98, तो दोनों को प्लस किया तो 196 न्यूटन इज द टेंशन ऑफ द चेन। यानी जो चेन से पुली अटैच हो रही है, जिस चेन से, उसमें जो टेंशन है वो दोनों का सम करके आ रही है इंडिविजुअल टेंशन्स का, तो वो 196 न्यूटन आ गया। तो T3 यहाँ पे मालूम हो चुका है। अब इसका रिजल्ट लिखेंगे। ए पार्ट में हमने लिखा द टेंशन इन द रोप इज 98 न्यूटन, और सेकंड पार्ट में हमने मेंशन किया द टेंशन इन द चेन इज 196 न्यूटन। नाउ दिस इज सॉल्व्ड टिल हियर कंप्लीटली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 5 में आप देख सकते हैं हमें टेंशन मालूम करने के लिए कहा गया है, लिखा हुआ है फाइंड द टेंशन इन ईच कॉर्ड इन फिगर 6.3। फिगर आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 टेंशन्स मेंशन की हुई हैं, T1, T2 और T3। हमें ये तीनों टेंशन्स मालूम करनी है। आगे लिखा हुआ है इफ़ द वेट ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी इज़ 980 न्यूटन। अब इन तीनों टेंशन्स की मदद से एक बॉडी सस्पेंड की जा रही है, एक बॉडी को हैंग किया जा रहा है जिसका वेट दिया हुआ है 980 न्यूटन। वो वेट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, उसको हम W से शो करेंगे। अब ये W हमारे पास क्या दिया हुआ है, 980 न्यूटन का वेट दिया हुआ है। इसके बाद ये गिवन था, इसके अलावा कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर नहीं दी हुई, और टेंशन मालूम करनी है हमें जो फिगर में मेंशन है वो वाली। तो यहाँ पर 3 टेंशन्स मेंशन है, एक को T1, दूसरी को T2, तीसरी को T3 से इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड में टेंशन इन फर्स्ट कॉर्ड, टेंशन इन सेकेंड कॉर्ड एंड टेंशन इन थर्ड कॉर्ड, और फिर T1, T2 और T3, ये हमें मालूम करना है। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड टेंशन की, यानी सेकेंड कॉर्ड में जो टेंशन मौजूद है उसकी, जहाँ पर एंगल 45 पर है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि ये टेंशन इस तरह अप्लाई हो रही है, तो जब इस तरीके से यानी 45 डिग्री के एंगल पर टेंशन अप्लाई होती है, तो इसका मतलब वहाँ पर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं। 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक होता है यहाँ पर y कंपोनेंट और एक होगा x कंपोनेंट। जब भी कोई चीज़, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, जब वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था, कि जब भी कोई चीज़ x और y एक्सिस दोनों पर ट्रैवल कर रही है तो इट मीन्स दैट इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, दैट दोज आर x एंड y। तो x और y कंपोनेंट्स हमारे पास इसमें रिजॉल्व कर दिया इसको,
सेकंड टेंशन को। तो यहाँ पर अगर मैं फार्मूला बनाऊँ कंपोनेंट्स का, तो हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स के फार्मूलाए पढ़े थे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। ये प्रीवियस वीडियोस यानी जो कि हमने वेक्टर्स के से रिलेटेड बनाई थी उसमें आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल से बताया जा रहा है कि ये फार्मूलाए किस तरह से हमने बनाए थे। अब ये जो फार्मूला है यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये भी टेंशन के लिहाज से जैसे कि मैंने कहा था, जो भी वेक्टर क्वांटिटी आपको दी जाएगी उसी का सिंबल यूज़ होगा। तो यहाँ पर मुझे क्योंकि एक तो टेंशन T2 है, लेकिन यहाँ पर अब F की जगह T2 आ गया, लेकिन अगर मैं X कंपोनेंट की बात करूँ तो यहाँ पर X आ गया, यहाँ T2 एज इट इज़ और यहाँ कॉस थीटा। और उसी तरह अगर मैं Y कंपोनेंट की बात करूँ तो यहाँ T2 Y आ गया और T2 और यहाँ पर साइन थीटा। Y के लिए साइन थीटा होता है और X के लिए कॉस थीटा होता है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अब हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ अ बॉडी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट के लिहाज से यानी एक्स कंपोनेंट के लिहाज से बात करूँ तो यहाँ पर एक तो हो गया T2x यानी एक्स कंपोनेंट हो गया, क्योंकि एफ एक्स है, एक्स एक्सिस की फोर्सेज हैं। हमने फोर्सेस को क्लासिफाई किया सेकंड बॉडी की फोर्सेस को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। तो एक्स कंपोनेंट उसका एफ एक्स एक्स कंपोनेंट के लिहाज से होगा और उसका एफ वाई वाई कंपोनेंट के लिहाज से होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेंशन होगी, इस टेंशन को यहाँ पर हमने दो हिस्सों में रिजॉल्व किया हुआ है, एक्स और वाई में। अब जो इसका एक्स कंपोनेंट होगा वो T2x होगा और उसमें से हम लेस करेंगे T1। T1 क्या है आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये बैकवर्ड वाला जो 90 डिग्री बना रहा है ये यहाँ पर T1 है। तो ये T1 भी एक्स एक्सिस पर है और ये हमें मालूम करना है T2x। तो इसे मालूम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो x है यानी ये वाली जो टेंशन है हॉरिजॉन्टली उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन की टेंशन जो थी वो T1 थी, उसको लेस किया। तो T2x हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है उस टेंशन का जो 45 डिग्री के एंगल पर अप्लाई हो रही है, जिसको हम T2 ले रहे थे, और उसमें से हम लेस कर रहे हैं T1 जो कि ऑपोजिटली x एक्सिस पर ही अप्लाई हो रही है। इसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं T2x माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला बन गया। अब T2x जैसे कि अभी मैंने बताया कि T2x हमारे पास x कंपोनेंट है तो उसका फॉर्मूला T2 cos थीटा होगा। तो यहाँ पर T2x की जगह T2 cos थीटा आ गया। इसके बाद माइनस T1 एज इट इज इक्वल्स टू 0, ये भी एज इट इज आ गया। अब T2 हमारे पास नहीं दिया हुआ, ये एज इट इज आएगा, कॉस भी एज इट इज आ गया। थीटा यहाँ पर अगर आप T2 के लिहाज से देखें तो बाय द फिगर ये हमारे पास 45 डिग्री का दिया हुआ है। तो 45 डिग्री का थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने मेंशन कर दी cos 45 डिग्री माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0। अब cos 45 डिग्री अगर आप निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 0.707 और ये T2 एज इट इज आ गया माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यूज़ आपको पहले भी बताई जा चुकी है विद द हेल्प ऑफ वीडियोस कि किस तरीके से ये वैल्यू निकाली जाती है। अब इसके बाद आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माइनस T1 है तो उस तरफ जाकर प्लस T1 होगा और इसके बाद हम T1 को पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे। तो इसको हमने कर दिया इक्वेशन 1। तो T1 इज इक्वल्स टू आ गया 0.707 T2 के। अब हम ये हो गया x कंपोनेंट कंप्लीट। अब हम बात करेंगे y कंपोनेंट की। y कंपोनेंट को अगर आप देखें तो y कंपोनेंट के लिहाज से एक तो होगा T2y, जैसे कि वहाँ पे था T2x, लेकिन वहाँ पर हम माइनस कर रहे थे T1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लेस करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो आपके पास दिया हुआ है वो 980 न्यूटन का दिया हुआ है, आप फिगर्स में भी देख सकते हैं। तो 980 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि y के अपोजिटली एक्ट कर रहा है। तो ये W है, ये वेट है, तो इसको हमने W से शो किया। तो T2y माइनस W इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर T2y किसके इक्वल था, T2y इक्वल्स था T2 साइन थीटा के, तो वो हमने पुट कर दिया। इसके बाद माइनस W एज इट इज आ गया और इज इक्वल्स टू 0 भी एज इट इज। इसके बाद T2 एज इट इज आ गया, साइन भी एज इट इज, थीटा की जगह 45 डिग्री आया, वेट दिया हुआ है 980 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज आया। इसके बाद अब साइन 45 निकालेंगे तो 0.707 ही आएगा, क्योंकि साइन और कॉस की 45 पर जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। इसके बाद अब इसकी वैल्यू लिख दी और माइनस 980 इज इक्वल्स टू 0 आ गया।
अब यहाँ पर ये -980 इस तरफ माइनस में था तो उधर जाकर प्लस होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 980 प्लस में आ गया और ये वैल्यू मल्टीप्लाई में थी तो नीचे आकर डिवाइड हो गई। इसके बाद 980 से हमने 0.707 को डिवाइड किया तो आंसर आया 1386.13 न्यूटन। ये हमारे पास आ गई T2। अब T2 फाइंड हो चुका है तो T2 की मदद से हम अब मालूम करेंगे T1। तो यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर हम ये वाली जो वैल्यू T2 की आई है इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अब जब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 0.707 एज इट इज़ आ गया, ये इक्वेशन से था, और T2 की वैल्यू जो कि ये दी हुई थी ये भी आ गई। इसके बाद अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो 979.99 न्यूटन आ रहा है, यानी जो T1 है वो 979.99 न्यूटन के बराबर आ गया, जिसको अब हम अप्रॉक्सीमेटली 980 न्यूटन भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत करीब वैल्यू है। इसके बाद अब T3 मालूम करेंगे तो T3 के लिए आप देख सकते हैं T3 के लिए बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में की थी कि वेट डाउनवर्ड लग रहा है और टेंशन अपवर्ड लग रही है। तो यहाँ पर भी दो फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन वाई एक्सिस पर है दोनों फोर्सेस, एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स मौजूद नहीं है क्योंकि वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स T3 पर नहीं है, तो जिसकी वजह से हम वाई एक्सिस का सम 0 के इक्वल ले रहे हैं। अब एफ वाई किसके बराबर होगा? T3 टेंशन है किसकी? लास्ट स्ट्रिंग की, और उसके अलावा उसमें से माइनस करेंगे वेट। तो T3 में से जब हम वेट माइनस कर देंगे तो हमें ये मालूम होगा कि कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं T3 हमारे पास फाइंड करना था, W की वैल्यू 980 थी, तो ये -980 थी कि -980 है, उस तरफ जाकर +980 हो जाएगा। इसका मतलब जितना बॉडी का वेट है उतनी ही टेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी ही हम नेट फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि ऑब्जेक्ट मूव कर सके। यहाँ तक तीनों फोर्सेस तीनों टेंशन्स मालूम हो चुकी हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा? रिजल्ट ऐसे लिखा जाएगा, द टेंशन इन द फर्स्ट क्वाड इज 979.99 न्यूटन and the tension in the second chord is 1386.13 Newton and in the third one is 980 Newton. So this problem is completely solved. This is not as complicated as it looks. I hope you have understood.